Hey, hello, I welcome you to Arc Genesis and today we are going to discuss the site number 8 of जनरल नॉलेज। अभी हम लोग पिछले 7 कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो चेक कर लेना, उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एंट्रेंस गेटवे इन इजिप्शियन आर्किटेक्चर। देखिए, कोई भी सिटी हुआ करती थी पुराने टाइम में, अगर हम एंशियंट के बारे में बात करें तो उनका मेन गेटवे हुआ करता था जहाँ से सिटी की एंट्री होती थी। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे मेडाइवल टाइम तक भी ऐसा हुआ करता था। जैसे दिल्ली की एंट्री का एक दरवाजे हुआ करते थे, मेन दिल्ली, जैसे पुराना दरवाज़ा, ये सब चीज़ें आती थी। तो सेम चीज़ आती है, डिफरेंट आर्किटेक्चर के अंदर सिटीज़ हुआ करते थे, वहाँ पर एंट्रेंस होते थे और उन एंट्रेंस का नाम अलग अलग होता था। जैसे तोरांस है, पाइलोन है, रेफेंग है, गोपुरम है। तो आपको बताना है इजिप्शियन आर्किटेक्चर का क्या रहेगा। द फर्स्ट, अब अगर हम सबको पढ़ लेते हैं। देखिए, पाइलोन का मतलब क्या होता है, PYLON। ये इजिप्शियन आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता था। तो अगर इजिप्शियन सिटीज़ की जो मेन सिटीज़ हुआ करती थी, इस तरह का गेटवे हुआ करता था और उसको बोलते थे पाइलन। याद रख लेना, पूछा जा सकता है। फिर आता है पेफेंग। पेफेंग क्या था, ये ट्रेडिशनल जो चाइनीज स्टाइल है उनका मेन एंट्रेंस गेटवे को बोलते थे। जैसे यहाँ पर आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो गोपुरम के अंदर इंडिया में जो टेम्पल्स होते थे, इंडियन सिटीज़, जो इंडियन टेम्पल की जो एंट्रीज होती थी उनको गोपुरम कहते थे। यहाँ पर एक चीज़ रहती है, तोरंस, ये आते थे बुद्धिज्म के लिए। बुद्धिज्म दैट इज़, जो उनके स्तूपास होते थे उसके अंदर स्तूपास इस तरह से हर्मिका, छत्र, वेदिका, और यहाँ से जो मेन एंट्रेंस होती थी, 4 एंट्री होती थी। आर्टिस्टिक गेटवे बोलते हैं इनको इस तरह से, और चारों जगह होती थी, मतलब चारों डायरेक्शन में। तो 1 2 3 और उसके पीछे, तो उनको बोला जाता तोरांस। ठीक है। सो इजिप्शियन आर्किटेक्चर का क्या हुआ, पाइलम। राइट ऑप्शन विल बी दिस। फिर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टाइल विद अ रूफ सपोर्टेड ऑन अ कॉलम। तो अगर ये बताते हैं कि मान लीजिए कॉलम है बहुत सारे और उसके ऊपर एक रूफ है, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है। ऑर्थो स्टाइल, पेरिस स्टाइल, हाइपर स्टाइल, एपी स्टाइल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, देखो। अब पेरिस स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओपन कोर्टयार्ड है और आपने यहाँ कॉलम लगा दिए, उसके बाद यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर कॉरिडोर है, यहाँ पर यू कैन रन ओवर देयर, तो उसको बोला जाता है पेरिस स्टाइल। अगर हम बात करें हाइपर स्टाइल की, जो उसका सही क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम है और कॉलम के ऊपर रूफ रखी हुई है ना, यहाँ पर। या फिर अगर इसके अंदर लाइव फोटो देखेंगे तो ये कॉलम है, उसके ऊपर रूफ रन कर रही है। अब तो टूट गया है यहाँ से, बट अगेन यू कैन सी कि कॉलम और बीम है, उसको बोलते हैं हाइपर स्टाइल। ऑर्थो स्टाइल का मतलब भी यही होता है कि कॉलम को, अगर हम कॉलम्स को एक ही लाइन में अरेंज कर दें तो उसको बोला जाता है ऑर्थो स्टाइल। और आर्किट्रेव, आर्किट्रेव का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एपिस्टाइल ही बोलते हैं। अगर आप पुराने बिल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर कॉलम हुआ करता था और कॉलम के ऊपर जो मेन बीम होती थी उसको बोला जाता है आर्किट्रेव। आर्किट्रेव का मतलब भी होता है मेन बीम, मेन या फिर चीफ। किस लिए हो जाती थी, अगर इसका फिलोसफिकल सेंस भी होता है, व्हेन आई एम सेइंग द क्रक्स ऑफ समथिंग, या मेन चीज़ क्या है उस किसी भी डिस्कशन का, दैट्स कॉल्ड द आर्किट्रेव ऑफ एनी डिस्कशन। तो ये आर्किटेक्चर वर्ड है, बट अगेन इसको नॉर्मली इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्कल्पचर फीमेल फिगर इन एंटेब्लेचर इन ग्रीक टेम्पल इज नोन एज। तो देखो क्या होती है, इस तरह की फोटोज़ होती हैं, यहाँ पर कॉलम की जगह एक फीमेल फिगर बना दी जाती है और ये पूरा का पूरा लोड यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल करेक्शन वाज यूज्ड इन। देखिए, ऑप्टिकल करेक्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल मतलब होता है हम जो देखते हैं, देखने के साथ कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव काउंट होता है। जैसे आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होंगी, दे सीम्स लाइक दे आर मर्जिंग एट अ सिंगल पॉइंट। सेम चीज़ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में भी ऐसा देखने को मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए एक मीनारेट्स है यहाँ पर, ये पूरी 90 डिग्री पर है, लेकिन अब अगर उनका स्केल बहुत बड़ा है, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, यू विल फील लाइक कि ये इस तरह से किसी पॉइंट में मर्ज हो रही है। पर्सपेक्टिव काम करता है, नॉर्मली किसी भी चीज़ में हमारा पर्सपेक्टिव काम करता है। तो अब आप उसको बाहर से देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो ये बिल्डिंग कुछ सीधी ना दिखाई देकर इस तरह से दिखाई देती है। दैट्स कॉल्ड दी ऑप्टिकल इश्यूज। उसको ठीक करने के लिए जो आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्शन। जैसे हमारे ताजमहल के अंदर जो मिनारेट्स हैं वो दे आर नॉट एट राइट 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पर जो हैं ये नहीं है, 94 डिग्री पर है।
जो हमारा मेन डोम आता है, इस तरह का जो डोम है लाइक दिस, जो ताजमहल का है, तो ये मीनारेट जो हैं ये 90 डिग्री पर स्ट्रेट एंगल पर नहीं है, दे आर और नॉट द राइट एंगल, दे आर एट द 94 डिग्री समहाउ। रीज़न क्या दिया जाता है इसके पीछे? यही दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन केस अर्थक्वेक आता है तो जो मिनारेट्स हैं ताजमहल के मेन डोम पर ना गिरे, तो एटलीस्ट नुकसान ना हो जो मेन डोम है। दूसरा ये रीज़न दिया जाता है कि ऑप्टिकल करेक्शन, जो बिल्डिंग्स होती हैं देखने से ताजमहल सीधा दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। सेम चीज़ ये तो हमारा इंडिया का था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्रीक आर्किटेक्चर के अंदर ऑप्टिकल करेक्शन किया जाता था। जो उनकी कॉलम सीधे ना होकर जो डोरिक कॉलम थोड़ा सा बल्कि बनाए जाते थे बाहर से, तो उससे देखने में अच्छे लगते थे, वे पूरे सीधे स्ट्रेट दिखाई देते थे। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली क्या है, अगर हम करेक्शन ना रखें तो बिल्डिंग हमें इस तरह से दिखाई देगी। अगर हम बिल्डिंग की तरफ खड़े होंगे तो बिल्डिंग लुक लाइक कि ये बिल्डिंग ऊपर से गिर रही है हमारे ऊपर, इस तरह से दिखाई देती है। बिल्डिंग बनाई कैसे जाती है? इस तरह से डिज़ाइन करके बनाई जाती है, थोड़ा सा ऊपर से टैपिंग करते हुए, जो कि एक्चुअली मेमोरी को इस तरह से दिखाई देती है। तो दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिकल करेक्शन। और इसका बड़ा प्यारा सा मतलब है एंटिसिस, एक वर्ड है आर्किटेक्ट ENTISIS। एंटिसिस मोर बेटर, लाइक इट इज़ बेटर वर्ड देन ऑप्टिकल करेक्शन। एक आर्टिफिशियल टर्मिनोलॉजी है एंटिसिस। एंटिसिस का मतलब ही ऑप्टिकल करेक्शन होता है। यहाँ पर दिखाया गया है, बताया ना एंटिसिस। और जैसे यहाँ पर जो कॉलम है इस तरह से दिखाई देता है, बट जो कॉलम बनाया जाता है थोड़ा सा बल्कि टाइप का बनाया जाता है, बाहर वाली जो लाइन है वो दिखाई जाती है, सो दैट कि आपको स्ट्रेट दिखाई दे, अच्छा लगता है बिल्डिंग देखने में। ठीक है, फिर आता है वेनिस चार्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस ईयर। वेनिस चार्टर क्या है, क्यों आया है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक तो याद रख लो आईकोमोस की, ICOMOS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चार्टर फॉर कंजर्वेशन और एंड रिस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। ये क्या काम करता है? चार्टर का मतलब क्या होता है? एक मतलब बेसिक रूल होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि जो भी पार्टीज़ हैं वो जो किसी भी काम के लिए चार्टर बना हुआ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रमोशन करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर आती है। अब जैसे नाम से क्लियर है, तो ये कंजर्वेशन किस चीज़ का है? ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। ऐसे साइट्स, ऐसे मॉन्यूमेंट जो हमारी हेरिटेज हैं और उनको डिग्रेड हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन करना एज अ कंट्री, एज अ स्टेट और एज अ ह्यूमैनिटी का एक बेसिक काम है। तो उसी को ध्यान रखते हुए ये बनाया गया था। सो यहाँ पर याद रखना 1964 में चार्टर आया। ठीक है, सो द वेनिस चार्टर किससे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनिस चार्टर किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड फॉर द कंजर्वेशन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। और ये कब आया था? 1964। आईकोमोस की फुल फॉर्म भी याद कर लेना। यहाँ पर बता दिया है क्या है आईकोमोस, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है ना। द सेक्रेटरीट हैज क्लोज हिज ऑफिस इन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रिमिंग ऑफ प्लांट टू गिव अ पर्टिकुलर फॉर्म इज नोन एज। आपने कभी गार्डन में गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर डिफरेंट एनिमल की शेप्स बनाई जाती हैं। एक जो प्लांट्स को काट के कटिंग करके होता नहीं, देखा होगा आपने, माली काट रहा होता है कैंची से लेकर, उनकी सीजर थोड़ी अलग तरह की होती है, उसको टेक्निक क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग, टोपरी, डेंड्रोलॉजी या स्किमिंग। देखो, ग्राफ्टिंग अलग चीज़ होती है। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक जैसा रोज़ प्लांट होता है उसका आप स्टिक काटेंगे और उसको आप काटने के बाद एक मैच्योर स्टिक है उसको आप मॉइस्चर में रख देंगे, मिट्टी में डाल के, तो वो ग्रो कर जाता है। दैट्स कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रीज। अगर आपका मन है ट्रीज को बारे में स्टडी करने का, देन यू विल से कि आई एम स्टडिंग डेंड्रोलॉजी। स्किमिंग का मतलब होता है कि उन मेन पार्ट्स को पढ़ लेना। स्किमिंग जैसे हम बुक से पढ़ते हैं कि स्किमिंग द बुक, इसका मतलब क्या होता है कि हमने बुक खरीद के लेकर है और जो मेन टॉपिक होते हैं एग्जाम से पहले उसको खत्म कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड स्किमिंग। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? टॉपरी। टॉपरी का मतलब क्या होता है? लाइक दिस, एलिफेंट की शेप बनाई गई है, पांडा की शेप बनाई गई है, दैट्स कॉल्ड द टॉपरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सन शेडिंग कंपोनेंट। क्या चीज़ ऐसी है कि सन शेडिंग कंपोनेंट नहीं है? यहाँ पर लिखा है नॉट। ब्राइसोलेस, सोलेरियम, ट्रोम्बेवॉल और बेवॉक। तो यहाँ पर देख लेना, ट्रोम्बेवॉल का काम क्या होता है? ट्रोम्बेवॉल ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली ठंडा रहता है। तो कैसे काम करती हैं ये? मान लीजिए बीच में ट्रोम्बेवॉल ये होती है और यहाँ सनलाइट आती है। सनलाइट आने के बाद क्या होता है, जो ये वाला स्पेस होता है ये थोड़ा गर्म हो जाता है और इसी स्पेस को सर्कुलेट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रोम्बेवॉल। बाद में इस वीडियो को देख के, वीडियो को पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना इसको कैसे काम करता है। नहीं आएगा तो बता देना, एक एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा मैं। ये नेट पर चेक करोगे मिल जाएगा। ब्राइसोलेस का मतलब क्या होता है? इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्यों एलिमेंट बनाया गया है, इसको बोलते हैं सन सेटिंग डिवाइसेस। मतलब यहाँ पर सन की जो होगी, जो डायरेक्टली जो वॉल है ये वाली, इस पर ना पड़ते हुए इन पर पड़ती है, उसको बोलते हैं ब्राइसोलेस। जैसे मेरा कॉलेज था चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये
जो एलिमेंट है दैट्स कॉल्ड द ब्राइट सोलेस। तो यहाँ पर अगर आप बाहर से देखते हैं तो सन की लाइट, डिफ्यूज लाइट जाती है, डायरेक्ट लाइट नहीं जाती है। जैसे आप अंदर देखेंगे तो अंदर काफ़ी अच्छा सा रहता है। अगर आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एंट्री करेंगे, यू कम हेयर, तो आप इस तरह से एंट्री करके इस कॉरिडोर में जाते हैं। ये जो कॉरिडोर है, ये वाला कॉरिडोर है, ये इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या होगा, ऐसे हीट नहीं आएगी, बहुत ही सन शेडिंग डिवाइसेस लगाई जाती हैं। इस तरह से चंडीगढ़ जो हमारा कॉलेज है इसमें डिज़ाइन किया गया था। बट अभी कुछ बच्चों ने क्या किया, लाइक जो स्टूडेंट है प्रेजेंटली, दे हैव चेंज द शेप। उन लोगों ने क्या करा, इन जो स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं उनको चेंज कर दिया गया। सो आई डोंट लाइक इट कि जो आर्किटेक्चर है, हेरिटेज है, उसको कंजर्व करना जरूरी है। बट अगेन इसका भी सबके ओपिनियन हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि चेंज भी जरूरी है। द ओनली कांस्टेंट इन नेचर इज़ अ चेंज। जो कभी नहीं बदलता है वो परिवर्तन है, मतलब परिवर्तन होना जरूरी है। तो ये चीज़ आती है। बाकी आता सोलेरियम। सोलेरियम तो आपने देखा होगा, जहाँ पर ठंडे एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर एक ओपन स्पेस बना दिया जाता है। इसको वैसे भी यूज़ किया जाता है एज अ ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ ठंडे रीजन्स होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है या वेजिटेबल्स नहीं होती हैं, सो दे मेक लाइक ए शेल स्ट्रक्चर, और वहाँ पर इस तरीके से वो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख किया जाता है। अभी क्वेश्चन ये आ सकता है ग्रीन हाउस गैस के ऊपर। देखो ये तरह से ग्रीन हाउस गैस होती है, एक शेल बना दिया जाता है। जो सनलाइट आती है, सन से जो लाइट आती है अर्थ की तरफ, वो आती है शॉर्ट वेवलेंथ में। और जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्या आता है, ऐसी मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है कि शॉर्ट वेव लेंथ जो वेव्स होती है तो पास हो जाती है इसमें, लेकिन जो लॉन्ग वेव लेंथ होती हैं वो वापस होकर नहीं जा पाती। जब सन से जो सनलाइट आती हैं शॉर्ट वेव लेंथ में आती हैं, और जैसे ही अर्थ के किसी पार्ट से टकराती हैं, उनकी जो शॉर्ट वेव लेंथ है वो बन जाती है लॉन्ग वेव लेंथ। तो जो ये शैल होता है ये शॉर्ट वेवलेंथ को अलाउड करता है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ को अलाउड नहीं करता है। इसलिए जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है। कभी पढ़ेंगे इसके बारे में इन्वायरमेंट के ऊपर कि ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट है, इट इज़ अ वेरी गुड इफेक्ट। अगर नहीं होगा तो हमारी अर्थ पे कोई भी लाइफ फॉर्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा टेम्परेचर माना जाता है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा एवरेज जो होता -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो वहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बेवॉक तो ये तो नॉर्मल है, तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे आप, बेवॉक विल बी दी सही ऑप्शन। मतलब कि ये तो हैं सन शेडिंग डिवाइसेस, लेकिन ये नहीं है। फिर आता है हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रीडिज़ाइनिंग लंदन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन 1945। देखिए वर्ल्ड वॉर टू की स्टोरी वैसी बहुत अच्छी है। वर्ल्ड वॉर वन होता है, ये होता है 1914 से लेके 1918 तक। उसके बाद 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस होती है, और 1920s के अंदर आता है लीग ऑफ नेशंस आता है, और जिसके अंदर 99 ये डिसाइड किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन का जो रीज़न रहा है वो जर्मनी था। तो जर्मनी को काफ़ी हैविली पेनलाइज किया जाता है ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, और इसी के चलते 1939 से लेकर 1944 अब यहाँ पर देखेंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इट विल प्रोवाइड अ फर्टाइल ग्राउंड टू राइज अ न्यू लीडर। तो यहाँ पर 1931 के आसपास हिटलर का राइज हो जाता है, और 1939 1944 के ऊपर इंग्लैंड और दैट इज़ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक तरफ थे। पहले रशिया नहीं था, लेकिन बाद में ये जर्मनी, टर्की, इटली एक साथ होने के बाद लड़ाई हो जाती है बीच में अलाइज पावर और एक्सिस के अंदर। अल्टीमेटली 1939 और 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चलता है, और इसमें देखा जाता है कि लंदन के ऊपर काफ़ी अटैक किए जाते हैं, तो लंदन डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद उसको रीडिज़ाइनिंग काम किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा रोटरडैम, उसको बोलते हैं गोल्डन सिटी ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि 1944 के बाद रोटरडैम पूरा डैमेज हो गया, तो उसको फिर से बनाया गया है, और इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन यूरोप। अगर आपको यूरोप में सामान भेजना है तो बिगेस्ट पोर्ट है। एशिया में भेजना है तो इट इज़ सिंगापुर। ये सब भी याद होना जरूरी है। सिंगापुर कहाँ पर है चेक कर लेना लोकेशन। सो इट वॉज अ पैट्रिक अबरक्रॉम्बी वॉज द इंग्लिश टाउन प्लानर। अगर आप देखेंगे तो 1930-40s में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और इन्होंने सिटी ऑफ लंदन को रीडिज़ाइन किया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। फिर आता है हु डिज़ाइन द सिटी ऑफ शिकागो, अगस्टस, डैनियल बरहम, विलियम पेन, जैन जैकब। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बरहम। तो यहाँ पर आप देखेंगे शिकागो कहाँ पर है। ये ग्रेट लेक बोली जाती है, 5 लेक हैं, इनको नाम अगर याद कर सकते हो कर लो। मिशिगन और बहुत सारी लेक्स हैं, इसके यहाँ सुपीरियर लेक है, ग्रैंड लेक है, तो देख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ओस्कोस वाज रिलेटेड विद, ओस्कोस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ओस्कोस का मतलब होता है ग्रीक, इनको बोलते हैं ग्रीक। और तो ये क्या हुआ करते थे, इनके घर को बोला जाता था, जैसे यहाँ पर ग्रीक आर्किटेक्चर था तो वहाँ पर एंट्रेंस यहाँ से होगा, कोर्ट यार्ड था, फिर यहाँ पर घर बना दिए गए इस तरीके से। तो एक और अपडेट है कि हमारा जो नया बैच है अप्रैल से स्टार्ट होने लगा है, अप्रैल के मंडे से, ऑफ कोर्स अगले 4-5 दिन के अंदर। और आज 31 है, तो आज लास्ट डेट है। 15,000 रुपीज़ आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पूरी 20, 21, 22 क्लासेस मिलेंगी। जीके क्वेश्चन हम लोग डेडिकेटली डिस्कस करते हैं वहाँ पर। रेगुलर हमारे 1.5 घंटे क्लास होती है। उसके बाद ये बुकलेट्स हैं आपके घर में डिलीवर कर दी जाएंगी। अराउंड 1000 to 1200 पेजेस होते हैं, तो 11 बुकलेट होती हैं। मटेरियल काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग हमारा। और उसके बाद जो हमारे टेस्ट होंगे ये सब होंगे, जो नाटक के लिए टेस्ट हैं। अभी का जो रेट है वो 15,000 रुपीज़ है टिल टुडे, दैट इज़ 31 मार्च। उसके बाद इट इज़ गोइंग टू बी 18,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूडेड। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट विद अस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।